जय हिंद दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल्स कर लीजिएगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग नहीं करेंगे, इसलिए मैं ही आपको करवा देता हूँ, ठीक है। इससे पहले भी हमारी वर्ग 3 की सीरीज़ चल रही है, तो आप उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 क्या कहता है? तो आर्टिकल 12 राज्य के बारे में बताता है कि राज्य क्या क्या हो सकता है। किसी इंस्टीट्यूशन से लेके किसी देश तक सब कुछ राज्य होता है, उसमें अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। आप इतना याद रखना कि आर्टिकल 12 के तहत आर्टिकल 12 किसकी बात करता है? तो राज्य की बात करता है, ठीक है। इसमें देखिए, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और इसके अधीनस्थ सभी प्राधिकरण शामिल होते हैं। यहाँ तक कि स्कूल भी आपका राज्य स्टेट हो सकता है, ठीक। इतना जरूर याद रखिएगा। स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपका मध्य प्रदेश स्टेट है, आपका देश भी एक स्टेट है। मतलब उसमें बहुत बृहद परिभाषाएं दी हुई हैं, तो अपन यहाँ पर थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहे हैं क्योंकि आपका है एग्जाम। स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, ठीक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसकी व्याख्या में देखते हैं अपन, तो आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य हो जाता है, अपने आप जीरो हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। जैसे कोई कानून बना दिया गया जिससे आपके मौलिक अधिकारों पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो वो जो कानून बनाया गया है उसको न्यायालय द्वारा नलीफाई कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आर्टिकल 14 किस प्रकार का है? तो आर्टिकल 14 किस अधिकार से जुड़ा है? समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है, तो जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 15 किस प्रकार के भेदभाव की बात करता है, प्रतिबंधित करता है उसको? तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और नस्ल के आधार पर, जैसे कोई किसी भी जाति का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, सॉरी जाति अलग हो जाती है। एक ही धर्म में कई प्रकार की जाति होती हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। कोई भी किसी भी प्रकार की जाति से हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी लिंग का हो, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर और भी बहुत सारे हैं, कहीं भी उसका जन्म स्थान हुआ हो। जैसे जो मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली कोई व्यक्ति पैदा होते हैं, तो वो जब हमारे इधर साइड आते हैं तो उनको नेपाली नेपाली कह के चिढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो आप आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहे हो, याद रखना। और किसी भी नस्ल का हो, इसके आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 15 ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, किस विषय से संबंधित है? तो आर्टिकल 16 आपका सरकारी रोजगार में समान अवसर से संबंधित है, स्पेशली 16(4) सरकारी रोजगार में समान अवसर से संबंधित है। आर्टिकल 16 याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे ये सेशन आपके लिए जीवनदायिनी का काम करेगा। आर्टिकल 17 कई बार बताया मैंने, अस्पृश्यता का उन्मूलन होता है, ठीक है। इसमें आप छुआछूत एक दंडनीय अपराध किया गया है। आर्टिकल 18 से क्या समाप्त किया गया है? तो उपाधियों का प्रचलन आर्टिकल 18 समाप्त किया गया है। याद रखिएगा, आर्टिकल 18 में क्या होता है? उपाधियों का अंत। मैंने पिछले वीडियो में बताया, जैसे सर लगा दिया किसी के सामने, राजा लगा दिया, मतलब आप अपने आप को किसी दूसरे से सुपीरियर मान रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। भारत में समानता का अधिकार सभी को है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे सैनिक, जो सैन्य वाले हैं, और शैक्षणिक उपाधियां जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सेना वाले जैसे सूबेदार हो गया, ये सब अपने सामने उपाधियां लगा सकते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 में छह स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि। आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? अपराधों के संबंध में संरक्षण देता है आर्टिकल 20, याद रखिएगा। 3 प्रकार का संरक्षण देता है। पूर्वगामी दंड से सुरक्षा, एक अपराध के लिए दोहरी सजा से सुरक्षा, और आत्मदोष से सुरक्षा। पूर्वगामी दंड से सुरक्षा, एक अपराध के लिए दोहरी सजा, मतलब एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। आप अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकते, इसका मतलब होता है आत्मदोष से सुरक्षा। और पूर्वगामी दंड से सुरक्षा, मतलब कि आपने जिस टाइम पर जो अपराध किया है, आपको उस टाइम पर वही वाले अपराध की जो सज़ा निश्चित की गई है वही सज़ा मिलेगी। आपको नए प्रावधान के तहत जो सज़ा बनाई गई है उससे आपको दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 20 ये प्रावधान करता है। ये सारे मौलिक अधिकार वाले हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या करता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारा का सारा सेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर्टिकल 22 किस विषय से संबंधित है? गिरफ्तारी और निरोध के समय अधिकार होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है
गिरफ्तारी और निरोध के समय कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे कारण बताना, वकील की सहायता आपको मिलेगी, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी, आपको आर्टिकल 22 कहता है, ये आपका मौलिक अधिकार है। ऐसा थोड़ी ना है कैदी ने अगर कुछ जुर्म कर दिया तो उसका कोई मौलिक अधिकार नहीं होता, उसका भी होता है। आर्टिकल 23 किस पर रोक करता है? तो आर्टिकल 23 आपका मजबूरी और श्रम, मजबूर श्रम मतलब कि, और मानव तस्करी मतलब जबरिया जो आपसे श्रम करवाया जाता है, जबरन श्रम करवाया जाता है, उसमें आपको जो है रक्षा करता है आर्टिकल 23। ठीक है। और आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बेगारी इसको कहते हैं, मतलब आपको काम करवा लेंगे पैसा नहीं देंगे, बंधुआ मजदूर टाइप का, उस पर जो है प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है, याद रखना। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। कारखाने में खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम बच्चे जो है प्रतिबंधित हैं। आर्टिकल 25 क्या प्रदान करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, आपको कोई भी धर्म मानने, उसका प्रचार करने, आचरण करने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 किसे धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? धार्मिक संप्रदायों को ही देगा भाई। ठीक है, याद रखना, सारे के सारे डायरेक्ट रट लेना, आप एक काम करना। आर्टिकल 27 किससे संबंधित है? कर से मुक्ति धार्मिक कार्यों के लिए। धार्मिक कार्यों में आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक प्रचार या पालन के लिए कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आप किसी से टैक्स वैक्स नहीं ले सकते हो धर्म के नाम पर भाई, ये कहने का मतलब है आर्टिकल 27 कह रहा है। आर्टिकल 28 का विषय क्या है? आर्टिकल 28 का विषय है शिक्षा में धार्मिक शिक्षा। मतलब आर्टिकल 28 सरकारी वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगता है। मतलब कि सरकारी स्कूल में आप किसी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हो, मतलब आप सरकारी स्कूल में गीता, कुरान ये सब नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है। आर्टिकल 29 किस प्रकार से किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 29 सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार से संबंधित है। मतलब आर्टिकल 29 किसी समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। ठीक है, मतलब जैसे मुस्लिम्स की भाषा उर्दू हो गई, हिंदुओं की भाषा संस्कृत हो गई, उनकी मूल भाषा है ना, तो उसको संजो कर रखने का अधिकार ये आर्टिकल 29 देता है, याद रखना। और आर्टिकल 30 क्या करता है? आर्टिकल 30 किसे अल्पसंख्यक संस्थानों की जो है संस्थान बनाने की अनुमति देता है? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। जैसे आपने देखा होगा मदरसे वगैरह बने रहते हैं ना, तो आर्टिकल 30 के कारण ही बने रहते हैं वो। ठीक है, इसी के चलते जो है उनको अधिकार दिया जाता है कि वो अपना जो बना सकते हैं, वो अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, और उनको प्रबंधित भी कर सकते हैं। आर्टिकल 31 क्या है? तो ये 1978 में समाप्त कर दिया गया था, अभी वर्तमान में नहीं है। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, लेकिन आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और इसको आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 31 जरूर याद रखिएगा, नलीफाई कर दिया गया है। आर्टिकल 32 को किसे संविधान का हृदय आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था, पहले ही बता चुका हूँ। 5 प्रकार की रीट जारी करता है, यहाँ पे मैंने बताया था। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 6 प्रकार की रीट जारी करता है, याद रखना, आपके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। अगला है आर्टिकल 33 किसे मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार देता है? तो संसद को ही देता है भाई, याद रखना, हमेशा संसद को ही रहेगा। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ? आर्टिकल 33 संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकार सीमित करने का अधिकार देता है। मतलब कि आपको, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको पूरी नींद लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन सैन्य बल में जो काम कर रहे हैं उनको नहीं है ना भाई मेरे। ठीक है, तो उनके मौलिक अधिकार थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, तो लेकिन वो आप सबके लिए होते हैं, इसीलिए तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट होती है। ठीक, अगला है आर्टिकल 34 की इस स्थिति में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। मार्शल लॉ लग जाता है तो आपके मौलिक अधिकार जो प्रतिबंधित होने लगते हैं, याद रखना। मार्शल लॉ मतलब आर्मी रूल जब लग जाता है। अगला आर्टिकल 35 किस प्रकार के कानून बनाने की शक्ति देता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक, याद रखिएगा, और संसद को ये शक्ति प्राप्त है। तो चलिए, इसके साथ कुछ इसमें नए नए क्वेश्चंस भी मैंने ऐड करे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आर्टिकल 12 तो पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 13(1) क्या कहता है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। आर्टिकल 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पहले ऐसी सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं वो शून्य हो जाएंगे, आर्टिकल 13(1) कहता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? आर्टिकल 13(2) के बारे में देखिए। आर्टिकल 13(2) कहता है राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए कानून बनाने से रोकता है, आर्टिकल 13(2) सीधे पूछेगा।
आर्टिकल 13(2) के तहत राज्य को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाले नए कानून अगर बनाता है राज्य तो उससे रोकता है आर्टिकल 13(2). याद रखिएगा, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो करा रहा हूँ, ठीक है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। 15(3) पढ़ लीजिए। 15(3) क्या कहता है? 15(3) के बारे में अपन देखते हैं। आर्टिकल 15(3) की डिटेलिंग देखते हैं। डायरेक्ट डिटेलिंग देख रहे हैं, समय का अभाव है। आर्टिकल 15(3) कहता है राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 15(3) मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आर्टिकल 15(4) क्या कहता है? आर्टिकल 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार आर्टिकल 15(4) के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 16(4)A क्या कहता है? आर्टिकल 16(4)A कहता है SC ST को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 16(4)A में, याद रखिएगा। आर्टिकल 19(1) में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो, कहीं संघ बना सकते हो, भारत में कहीं घूमने जा सकते हो, और किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता, ये सब आपको दी गई है। कोई भी जो है पेशा, व्यवसाय, व्यापार करने की स्वतंत्रता भी है। आर्टिकल 1(1)F में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। 19(1)F संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ये जरूर याद रखिएगा, पहले ही बता चुका हूँ आपको। आर्टिकल 19(2) किस प्रकार की पाबंदियां लगाता है? तो आर्टिकल 19(2) स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने के कारण बनता है, जैसे भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता। जैसे भारत की सुरक्षा की बात आएगी तो आपको 19(2) के तहत आपकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लग जाएगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। मतलब आपको भाषण और अभिव्यक्ति पर आपको उचित प्रतिबंध लगाया जाएगा आर्टिकल 19(2) के तहत। अगर भारत में कुछ बाहरी शक्ति ने आक्रमण कर दिया या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो गई, उसके बाद की बात कर रहा है वो। आर्टिकल 20(2) किस सिद्धांत को लागू करता है? आर्टिकल 20(2) की बात करिएगा तो डबल पनिशमेंट से सुरक्षा। आर्टिकल 20(2) ऊपर मैंने देखा, एक ही अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, आर्टिकल 20(2) कहता है। और आर्टिकल 20(1) अगर आपसे पूछ देगा तो क्या होगा? आर्टिकल 20(1) कहता है कि जिस टाइम पर आपने अपराध किया आपको वही सज़ा मिलेगी। आर्टिकल 20(2) क्या कहता है? एक ही दंड के लिए एक ही जो है जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। और आर्टिकल 20(3) क्या कहता है? आप अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बन सकते हो। अगला आर्टिकल 21 से किस प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है। 86वां संविधान संशोधन किया गया था, इसी बार MPPSC में पूछा गया था ये, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे देता है ये। आर्टिकल 21(1) और 22(2) क्या प्रदान करते हैं? तो आर्टिकल 22(1) और 22(2) गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना, वकील से परामर्श का अधिकार और 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होना चाहिए। तो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार हैं इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 23(3) और आर्टिकल 22(7) किससे संबंधित है? निवारक निरोध से संबंधित है, याद रखिएगा। इन धाराओं में निवारक निरोध की अवधि संसद की शक्ति और अधिकतम 3 महीने की अवधि का प्रावधान है। कुछ महीनों में 12 महीने तक हो सकता है इसमें। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल 25(1) क्या कहता है? मालूम है आपको, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन आपको याद ही करना पड़ेगा। धर्म का पालन, प्रचार और अभ्यास करने की स्वतंत्रता है इसमें। प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25(1). आर्टिकल 30(1)(A) क्या कहता है? आर्टिकल 30(1)(A) कहता है कि अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति के अधिग्रहण पर उचित मुआवजा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे किसी मदरसे को अगर एक्यूपाई करेगी सरकार तो उसका उचित मुआवजा देगी, ठीक। क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के तहत आपके पास संपत्ति का अधिकार नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। आपसे सरकार ले सकती है अगर उसे चाहिए तो। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 32(2) में क्या प्रावधान है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रिट जारी करने की शक्ति होता है आर्टिकल 32(2) में। 5 प्रकार की रिट जारी करता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो, सर्टियोरी जारी करने का अधिकार देता है। ये कभी डिस्कस करेंगे, अभी जो है मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। आर्टिकल 12 अपन पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 13(1) देख चुके हैं, 13(2) भी देख चुके हैं अपन, है ना। और भी बाकी इसमें जो आर्टिकल छूट गए होंगे उनको यहाँ पर याद कर लीजिएगा। आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। ऐसा आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिल रहा होगा, समय का अभाव था इसलिए, और आपको वीडियो देना जरूरी था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।